Hi everyone. Today we are going to study diuretics. So, what are the meaning of diuretics? What is diuretics? Drugs which cause a net loss of sodium and water in urine. ऐसी ड्रग्स जो कि सोडियम का लॉस और वाटर को लॉस करती हैं यूरिन में, दैट इज नोन एज डायूरेटिक्स. व्हाट इज द exception? Osmotic diuretics don't cause natriuresis but produce diuresis. What is the meaning of natriuresis? Natriuresis का मतलब होता है सोडियम का एक्सक्रीशन इन द यूरिन. तो बट जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं जैसे कि बहुत सारे मैनिटोल्स हैं जो कि शुगर है एक, तो वो नेट्रियूरेसिस नहीं कराती हैं बट डायूरेसिस कराती है, वो भी प्योर ऑस्मोसिस के जो प्रोसेस होता है उससे ये मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का. तो अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. डायूरेटिक्स के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? हाई सीलिंग, मीडियम एफिकेसी, वीक एडजोजेंक्टिव डायूरेटिक्स. तो मतलब देखो, हाई, मीडियम एंड वीक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायूरेटिक्स. हाई मतलब उसका बहुत अच्छी एफिकेसी होगी, मीडियम का थोड़ा कम होगा, वीक का बहुत ही लो एफिकेसी होगा. तो यही मतलब है. अब सीलिंग मतलब क्या होता है? इन इंग्लिश सीलिंग इज मीन्स रूफ. तो मान लीजिए ग्राफ है, यहाँ पर हम टाइम दे रहे हैं कि ड्रग को लिए हुए कितना टाइम हो गया, या मान लीजिए हम यहाँ पर डोज ले रहे हैं, डोज कितना लिया है हमें ड्रग, और यहाँ पर इफेक्ट ले रहे हैं कि उसका कितना इफेक्ट शो हो रहा है. मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 mg ड्रग लिया, तो 5 ज़्यादा, इतना ज़्यादा इसका एफिकेसी शो कर रहा है. तो जस्ट लाइक दिस कि ड्रग हम ज़्यादा लेते जा रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी जो है, एफिकेसी जो है वो बढ़ रही है. तो जितना ज़्यादा ऊपर होगा मतलब हाई सीलिंग. ये हो गया हाई सीलिंग के लिए. मीडियम के लिए बीच में आ जाएगा ग्राफ, और वीक के लिए क्या आ जाएगा, बहुत नीचे आ जाएगा. तो ये होता है सीलिंग का मतलब. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. तो हाई सीलिंग में क्या होता है, इसमें एक को ट्रांसपोर्टर होता है जो कि सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, उसको इनहिबिट करते हैं हम. मीडियम एफिकेसी में क्या करते हैं, इनहिबिट सोडियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्ट. ठीक है. अब इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद एग्जांपल्स, कैसे क्या इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, क्या इसके यूजेस हैं. तो लूप डायूरेटिक्स बोलते हैं इनको, हाई सीलिंग वाले को. इसके एग्जांपल है फ्यूरासिमाइड, टोरासिमाइड. और मीडियम एफिकेसी को थायाजाइड्स के अंदर गिना जाता है, तो इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरथैलिडियोन. वीक वीक वाले के एग्जांपल्स है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जैसे कि एसिटाजोलामाइड. ऑस्मोटिक डायूरेटिक जो कि शुगर्स होती है, मैनिटोल, आइसोसोर्बाइड, ग्लिसरोल. पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स की बात करेंगे तो इसमें 2 आ जाते हैं. पोटेशियम स्पेरिंग ऐसे डायूरेटिक्स होती है जिसमें पोटेशियम का लॉस नहीं होता. हाइपरकैलेमिया का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है इसमें. पोटेशियम स्पेरिंग दैट प्रिवेंट लॉस ऑफ द पोटेशियम इन द यूरिन. तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जैसे कि स्पाइरानोलैक्टोन. रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर जैसे कि अमाइलोराइड. तो ये इसका क्या था, क्लासिफिकेशन था डायूरेटिक्स का. अब हम बात करते हैं कि ये डायूरेटिक्स कौन से सेगमेंट के ऊपर मेनली काम करते हैं. ये तो पूरा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन पूरा है. इसमें पर्टिकुलर किस सेगमेंट के ऊपर लूप डायूरेटिक काम करता है? थायजाइड डायूरेटिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर काम करता है. उसके लिए एक ट्रिक है, COLTP. COLTP का मतलब है सी ये हमने ये बनाया PCT. तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर वर्क करता है मेनली PCT के ऊपर. ठीक है. CO मतलब ऑस्मोटिक डायूरेटिक. ऑस्मोटिक डायूरेटिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे वर्क करता है. L मतलब लूप डायूरेटिक. लूप डायूरेटिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे वर्क करता है. ये डिसेंडिंग पे करता है, ये असेंडिंग पे करता है. T मतलब थायाजाइड, ये DCT के ऊपर मेनली वर्क करता है. P मतलब पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक दैट वर्क्स मेनली ऑन द CD मतलब कलेक्टिंग डक्ट. तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. नाउ फर्स्ट कम टू द लूप डायूरेटिक. तो ये मेनली मैं डायग्रामेटिक तरीके से आपको समझाऊंगी. तो ये है ना, ये ल्यूमन है ट्यूब्यूल का. ये सेल है होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, पूरे के पूरे जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, PCG के अंदर, लूप ऑफ हेनले के अंदर, DCT के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. तो ये वो वाला सेल है एपिथेलियम सेल्स. ये है ब्लड कैपिलरी, क्योंकि जो हमारी ट्यूब्यूल होती है उसके जो इफरेंट निकलती है जो हमारी आर्टरी, तो वो पूरी नेफ्रॉन के आसपास जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं उनके आसपास घूमती है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती है. ठीक है. तो ये वो सारी चीज़ है. तो ये वो ब्लड कैपिलरी है. ठीक है. ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा.
तो अब बात करते हैं कि ये मैंने जो चैनल बताया था, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम चैनल है ये हमारा, ठीक है। इससे अंदर सोडियम जाता है, क्लोराइड जाता है, पोटेशियम। फिर क्या होता है, क्लोराइड के लिए एक और चैनल है ब्लड कैपिलरीज में, क्लोराइड वहाँ शिफ्ट हो जाता है। सोडियम के लिए भी एक चैनल है अलग से, ब्लड कैपिलरीज के अंदर सोडियम चला जाता है। और पोटेशियम उसके ये सोडियम पोटेशियम वाला चैनल है, तो पोटेशियम बाहर आ जाता है सोडियम अगर इन्फ्लेक्ट होता है तो, ठीक है। अब इस जो ये को ट्रांसपोर्टर है, इसके थ्रू मैग्नीशियम और कैल्शियम भी जो है ना हमारे, वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। मान लीजिए हमने फ्यूरोसामाइड ली जो कि एक लूप डायूरेटिक है, तो वो सबसे पहले हमारे ब्लड के अंदर जाएगी। ब्लड के अंदर जाने के बाद वो एंडोथेलियल सेल से होती हुई ल्यूमन के अंदर जाएगी वर्क करने के लिए। फिर ल्यूमन के अंदर जाके इस वाले जो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का जो को ट्रांसपोर्टर है, इसको ब्लॉक कर देगी। तो इसको ब्लॉक कर देगी तो क्या होगा, सोडियम अंदर नहीं जाएगा ब्लड के अंदर, क्लोराइड नहीं जाएगा, पोटेशियम नहीं जाएगा, मैग्नीशियम नहीं जाएगा, कैल्शियम नहीं जाएगा। तो हाइपो मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी हो जाएगा ब्लड के अंदर, हाइपो कैल्सीमिया हो जाएगा, कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो जाएगा, हाइपो कैलेमिया हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड के अंदर पोटेशियम का डेफिशिएंसी। तो ये सारे कोजेस हो सकते हैं मतलब, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। तो इसका मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आपको समझा देती हूँ। एग्जाम में आता है तो डायग्राम बनाइए और फ्लो चार्ट, दोनों से आई थिंक पूरा नंबर आपको स्कोर करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया ना, लूप डायूरेटिक है, इंटर ट्यूबुलर ल्यूमन वाया प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये पहले ब्लड में जाएगा, उसके बाद ये कौन से ट्रांसपोर्टर, मतलब ऑर्गेनिक एसिड का ट्रांसपोर्टर होता है, उसकी हेल्प से ब्लड से ल्यूमन के अंदर आएगा। ये ल्यूमन ट्यूबल्स के ल्यूमन के अंदर आएगा। किसकी हेल्प से आएगा, ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर की हेल्प से। इनहिबिट को ट्रांसपोर्टर इस को ट्रांसपोर्ट कर इनहिबिट करेगा, तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ दीज आयंस इज डिक्रीज और डायूरेसिस होगा। इसके यूजेस के लिए एक निमोनिक है HEAMTT। एच से क्या होगा, हाइपरटेंशन, ई से क्या होगा, एडिमा। ए को हम मान के चलेंगे दिस इज अ हार्ट मतलब CHF, कार्डियक हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, ठीक है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होगा। एम से, एम क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, मेलिग्नेंसी सॉरी। टी से क्या होगा, टॉक्सिकेशन। टी से क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन। तो ये एक निमोनिक है, इसको याद करना पड़ेगा। निमोनिक याद करने के बाद इसका क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है, ये जरूर याद करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल फॉरगेट इन द एग्जामिनेशन। HEAMTT। तो दोबारा से एक बार अच्छे से इसको पढ़ते हैं। एच का मतलब है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हमारा हमेशा थायाजाइड डायूरेटिक्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो प्रेफर किया जाता है। हाँ, हाइपरटेंशन का सेपरेट क्लास भी हम लेंगे तो उसमें क्या होता है ना, ABCD अप्रोच होती है। ए मतलब एस इनहिबिटर, बी मतलब बीटा ब्लॉकर, सी मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डी मतलब डायूरेटिक्स। तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट विद हाइपरटेंशन आता है तो उसको एस इनहिबिटर देते हैं, अदरवाइज इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दैट पेशेंट। ARBs देते हैं, एस इनहिबिटर और ARBs। दूसरा सेकेंड मतलब फिर देंगे बीटा ब्लॉकर और फिर देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और उसके बाद देते हैं डायूरेटिक्स। तो ये प्रेफर्ड चॉइसेस होती हैं कि पहले हमें पेशेंट को ट्रीट करने के लिए क्या देना है। तो ये था हाइपरटेंशन के बारे में। दूसरा क्या है, एडिमा के केसेस में हम देंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। केमिकल इंटॉक्सिकेशन टू इंक्रीज यूरिन फ्लो, यूरिन के अंदर टॉक्सिक निकल जाए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में देते हैं। नाउ कम्स टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द लूप डायूरेटिक्स। तो इसके लिए एक और निमोनिक है, HypoPMNHC। हाइपो मतलब कमी, हाइपोपी से मतलब कैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया। ये मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी अच्छे से आपको समझाया। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि क्या है ना, हाइपोनेट्रीमिया मतलब वाटर का लॉस हो रहा है तो कंसंट्रेशन, मतलब इसकी भी हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का भी लॉस हो रहा है साथ साथ में, डिहाइड्रेशन, वाटर का लॉस हो रहा है इस वजह से। हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम भी उस ट्रांसपोर्ट की हेल्प से अंदर जाता था, हमने ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो कैल्शियम अंदर नहीं जा पा रहा है तो हाइपोकैलेमिया हो रहा है। अब एक हाइपर GLU, ये भी इसके एडवर्स इफेक्ट है। हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है तो कहीं पर भी हाइपोकैल्सीमिया होता है तो इसका रिजल्ट होता है कि डिक्रीज इंसुलिन रिलीज। अगर इंसुलिन रिलीज कम हो जाएगा तो हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूडिसीमिया, ये इंपॉर्टेंट इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ये प्रेगनेंसी में भी सेफ नहीं है कोई भी डायूरेटिक। इनफैक्ट नो डायूरेटिक्स आर यूज्ड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। इसके लिए हमारा ड्रग ऑफ चॉइस अलग होता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स इज द मेनली ड्रग ऑफ चॉइस इन द प्रेग्नेंट लेडी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ओटोटॉक्सिटी की, ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स थे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ कम्स टू द थायाजाइड डायूरेटिक्स।
इसमें क्या होता है ना, सोडियम क्लोराइड के को ट्रांसपोर्टर को हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये जो है सोडियम, इसके ये सोडियम पोटेशियम वाले के हेल्प से अंदर जाता है, क्लोराइड के लिए अलग से होता है। तो मान लीजिए हमने थायजाइड डायूरेटिक लिया, थायजाइड लिया मेडिकेशन, तो ब्लड में हमारा जाएगा और वही सेम ट्रांसपोर्टर जो कि लूप डायूरेटिक्स में काम कर रहा था, ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर की हेल्प से ये ल्यूमन की तरफ जाएगा। ल्यूमन के अंदर जाने के बाद सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ये ब्लॉक कर देगा। तो इसकी यूजेस की बात करते हैं तो हाइपरटेंशन सेम यूजेस है, HEARD, एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरकैल्सीयूरिया। हाइपरकैल्सीयूरिया ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, विद रीनल कैल्शियम स्टोन, तो डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। इसमें क्या करता है, ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर ये डिक्रीज करता है, हाइपर कैल्सीयूरिया कोज करता है, वो क्या करता था, हाइपर कैल्सीमिया करता था। हाइपर कैल्सीयूरिया, अगर मान लीजिए हमारे यूरिन में ज़्यादा ब्लड आ रहा है, सॉरी हमारे यूरिन में ज़्यादा कैल्शियम आ रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, तो वो प्रेसिपिटेट होगा किडनी के अंदर। किडनी के अंदर प्रेसिपिटेट होगा तो रेनल स्टोन्स बनाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम थायजाइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं उस पेशेंट में जिसको हाइपरटेंशन भी है और हमें रीनल स्टोन्स की बनने की मतलब जो एफिकेसी है उसको कम करना है। तो उस केस में हम थायजाइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि ये हाइपर कैल्सीयूरिया कोज करते हैं। ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाते हैं बट यूरिन में क्या करते हैं, कैल्शियम को कम करते हैं। डायबिटीज इंसिपिडिस की बात करें, हियर इट एक्ट एज एंटी डायूरेटिक, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, हाइपोकैलेमिया की बात, सॉरी एडवर्स इफेक्ट्स में भी सेम है, हाइपो PMNH, उसमें क्या था PMNHC, सी और था, बट इसमें सी नहीं है क्योंकि इसमें हाइपोकैल्सीमिया नहीं होता है, उसमें हाइपोकैल्सीमिया था। तो इसमें हाइपो में क्या करेंगे, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीजियम, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन। इसमें सी इंक्लूडेड हो जाता है, हाइपर GLUC, हाइपरग्लाइसेमिया, वही सेम रीजन है, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरेसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, यूरेशीमिया। अब मान लीजिए यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में बढ़ रहा है, तो ब्लड में अगर बढ़ रहा है तो गाउट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइपरकैल्सीमिया, अगर कैल्शियम ब्लड में बढ़ रहा है तो अच्छा है क्योंकि फ्रैक्चर के चांसेस कम होंगे पेशेंट को। तो प्रेफर्ड इन एल्डरली पेशेंट बिकॉज कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर बढ़ रहा है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में भी ये प्रेफर किया जाता है। अवॉइडेड इन डायबिटीज़, ठीक है, क्योंकि ये हाइपर ग्लाइसेमिया कोज करता है, हाइपरलिपिडीमिया और गाउट। तो ये था थायजाइड डायूरेटिक के बारे में। नाउ कम्स टू द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम जो CA है, CA मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन ब्रश बॉर्डर एज वेल एज PCT सेल। ब्रश बॉर्डर जो एपिथेलियम है यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है CA जो एंजाइम होता है, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एज वेल एज PCT सेल, सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है एक ट्रांसपोर्टर, मतलब मान लीजिए सबसे पहले ट्रांसपोर्टर की बात हम इसमें बाद में करेंगे। इसमें मेनली क्या है, CA एंजाइम का बारे में हमें पढ़ना है। तो HCO3 नेगेटिव प्लस H5 अगर ल्यूमन में आता है तो उसको H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, H2CO3 का ब्रेकडाउन कराता है H2O प्लस CO2 में। अब ये H2O CO2 का ब्रेकडाउन हो गया तो ये कहाँ चला जाता है, एपिथेलियम सेल्स के अंदर चला जाता है। एपिथेलियम सेल्स के अंदर दोबारा से कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है। नाउ दिस कन्वर्ट CO2 प्लस H2O इंटू H2CO3। H2CO3 अब क्या होगा, H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, HCO3 नेगेटिव तो कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा, और H पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, हमारा ल्यूमन के अंदर चला जाएगा। तो ल्यूमन के अंदर जाएगा हमारा H पॉजिटिव, तो उसके बदले उसके एक्सचेंज में हमारा सोडियम अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमारे अनायन कटायन का बैलेंस मेंटेन करना होता है, दैट्स वाई, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट अगर हमने कर दिया तो क्या होगा, लेस CO2 डिफ्यूज बैक इनटू सेल। सेल के अंदर CO2 कम जाएगा, ठीक है, सेल के अंदर CO2 कम जाएगा बार बार, क्योंकि CO2 यहाँ पर बनेगा ही नहीं, तो CO2 जाएगा कहाँ से, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव बाहर आना बंद हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव टू एक्सचेंज विद ल्यूमिनल सोडियम थ्रू NaH प्लस एंटीपोर्टर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सोडियम इज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इंक्रीज इन ट्यूबुलर फ्लूइड, ठीक है। तो डायूरेसिस होगा, जो कंसंट्रेशन है, अगर सोडियम एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ल्यूमिनल फ्लूइड में, ल्यूमिनल फ्लूइड में बढ़ेगा तो क्या होगा, डायूरेसिस होगा। यूरिन एल्कलाइन रिच इन HCO3 नेगेटिव। इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है। यूरिन कैसे होता है, मेनली हमारा एसिडिक होता है। ब्लड कैसा होता है, मेनली एल्कलाइन होता है। बट इसमें क्या होगा ना, उल्टा हो जाएगा, यूरिन क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, क्योंकि HCO3 वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ब्लड कैसा हो जाएगा, एसिडोसिस,
ब्लड के अंदर एसिडोसिस बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। तो अदर एक्शंस इसके क्या क्या है, आई के अंदर ये डिक्रीज करता है आईओटी, इंट्रा ओकुलर टेंशन, स्टमक के अंदर डिक्रीज करता है एचसीएल, ठीक है। ब्रेन के अंदर करता है एलिवेशन ऑफ सीजर थ्रेशोल्ड, सीजर का थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा तो सीजर आने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, वो थोड़े से थ्रेशोल्ड पे स्टिमुलेट नहीं होगा, ठीक है। इसके यूजेस का एक निमोनिक है GAMPE, जी मतलब ग्लोकोमा, ए मतलब टू एल्कलाइन यूरिन, यूरिन को एल्कलाइन करने का नीड कब होता है, व्हेन देयर इज यूटीआई, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रेजेंट इन द फीमेल। एक्यूट मोशन सिकनेस के अंदर भी, सॉरी माउंटेन सिकनेस के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर भी यूज करते हैं, पीरियोडिक पैरालिसिस, एपिलेप्सी में भी यूज करते हैं। तो ये सारे इसके यूजेस थे। नाउ कम्स टू दी एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट में इसकी हाइपोकैलेमिया, एसिडोसिस, ड्राउजीनेस, फैटिग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो पोटेंसी ऑफ हाइपोकैलेमिया की बात करें तो अब हमने पढ़ा हर जगह एडवर्स इफेक्ट में हमने पढ़ा कि हाइपोकैलेमिया कोज करता है, थायराइड्स भी हाइपोकैलेमिया कोज करता है, लूप डायूरेटिक्स भी कोज करता है, और CA इनिबिटर भी कोज करता है। तो इसमें एफिकेसी किसकी ज़्यादा है, तो CA इनिबिटर इज मोर पोटेंट टू कोज हाइपोकैलेमिया देन थायराइड और लूप डायूरेटिक्स। तो ये इसका मैंने ऑर्डर दे रखा है कि कौन सा ज़्यादा हाइपोकैलेमिया कोज करता है। नाउ कम्स टू दी एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, इट इज़ अ पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। और एक और है, दो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, एक है रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो ये क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करता है, कंबाइन विद मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर ऑन इंटेस्टिनल साइड ऑफ CD सेल्स, ठीक है। CD मतलब क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स पे, क्योंकि ये मेनली कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। हमने वो COLTP वाला जो वहाँ पर निमोनिक पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो ये उसके बेसिस के ऊपर मैंने ये जगह बताया कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ कौन सी जगह पे मेनली ये काम करता है। इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ AIP, AIP क्या है, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन को ये इनहिबिट करता है। अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंटागोनेसिस इफेक्ट्स ऑफ एल्डोस्टेरोन, एंटागोनिस्ट मतलब उसका उल्टा इफेक्ट शो करता है एल्डोस्टेरोन का। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, पर ये क्या करेगा इसमें उल्टा इफेक्ट, मतलब इंक्रीज सोडियम एंड H2O एक्सक्रीशन, और पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन है उसको डिक्रीज करा देगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें पोटेशियम का एक्सक्रीशन कम हो रहा है। अभी तक हम पढ़ रहे थे हाइपोकैलेमिया, अब हम पढ़ेंगे हाइपरकैलेमिया, ठीक है। तो हाइपरकैलेमिया किसका साइड इफेक्ट है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का साइड इफेक्ट है। अब दूसरा हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेनल एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर, जिसका नाम है अमाइलोराइड। रेनल एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर, अब जो ट्यूबुलर सेल्स है वहाँ पर सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको सीधा ब्लॉक कर देंगे हम। तो उसमें ब्लॉक ल्यूमिनल सोडियम चैनल, तो क्या होगा, सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा सेल के अंदर, तो सेल के अंदर नहीं जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो उसका एक्सक्रीशन भी बढ़ जाएगा, डायूरेसिस होगा उससे, ठीक है। और यही है सेम एक्सक्रीशन पोटेशियम का डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके यूजेस की बात करें तो HEPAC, H से क्या होगा, हाइपरटेंशन, एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपोकैलेमिया, और ये क्या है, कोन सिंड्रोम, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपरकैलेमिया का रिस्क बढ़ जाएगा, एंटी एंड्रोजन बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन का एक्शन नहीं हो रहा है। तो सेम इसी तरीके से मतलब जो सेक्स कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनका एक्शन भी कम हो जाएगा, तो हिरोसिटिज्म हो जाएगा, गायनेकोमेस्ट्री हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन दिस कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस की। तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस मैंने स्टार्टिंग में आपको अच्छे से बताया था कि है ना, ये प्योर ऑस्मोसिस के ऊपर काम करते हैं। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ना, दे पुल वाटर इनटू रेनल ट्यूब्यूल्स, वाटर को पुल करते हैं, खींचते हैं, इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं। तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे है, दिस इज यूज इन द ब्रेन इन केस टू डिक्रीज ICT, इंट्राक्रेनियल टेंशन, ठीक है। आई के केस में यानी ग्लोकोमा के केस में इसको यूज करते हैं, किडनी में यूज करते हैं, टू काउंटर एक्ट लो प्लाज्मा ऑस्मोलिटी आफ्टर डायलिसिस, ड्रग पॉइजनिंग में यूज करते हैं। तो इसका एक निमोनिक है BEKDD, BEKDD, B से मतलब ब्रेन में यूज करते हैं, E से मतलब आई में यूज करते हैं, K से मतलब किडनी, D से मतलब पोस्ट डायलिसिस में और ड्रग पॉइजनिंग में यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एक्यूट इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब ये पहले वॉल्यूम बढ़ाता है। तो ये हार्ट फेलियर के केस में इसको नहीं देना चाहिए, ओके, मतलब हार्ट फेलियर के केस में इसको नहीं देना चाहिए, पल्मोनरी एडिमा के केस में नहीं देना चाहिए, वरना पेशेंट का डेथ हो सकता है। रिलेटिव हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है, तो हाइपरनेट्रीमिया को भी ये बढ़ाता है। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा डायूरेटिक्स का। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इफ़ अगर यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी छोटे से बड़ा कोई भी डाउट है तो आपको पूछना ही पूछना है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मुझे जस्ट
नोट्स लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।